आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। तो इसमें सबको क्लास ऑब्जेक्ट ये सब बनाने आ चुका है। ऑब्जेक्ट के थ्रू इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे कराना, ये सब सारा चीज बोलो, आइडिया मिला है सबको कि कैसे करते हैं क्लास बनाना? यस सर। मतलब एक क्लास बनाते थे, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते थे क्लास के अंदर में। क्लास के अंदर में सिर्फ दो चीज होता था, मेंबर डेटा, मेंबर मेथड। मेथड मतलब लाइक फंक्शंस, और मेंबर डेटा मतलब वेरिएबल्स के टाइप का। ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे? न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता था। लास्ट क्लास में यही हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड इन अ क्लास। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो एक क्लास के अंदर में ना स्पेशल टाइप का मेथड होता है। स्पेशल टाइप का मेथड मतलब, तो ये है मेथड ही, बट थोड़ा स्पेशल टाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल के थ्रू बताते हैं यहाँ पे। जावा। तो चलो हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट क्लास के अंदर में इंट रोल, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट मार्क्स। अब इसके अंदर में एक मेथड बनाते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर नहीं, मेथड, एक नॉर्मल मेथड। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, बट इट इज नॉट अ नॉर्मल और अ रेगुलर मेथड। इट इज समथिंग काइंड ऑफ स्पेशल मेथड। सो व्हाट दिस स्पेशल मीन, इसका मतलब क्या है? स्पेशल का मतलब क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल मेथड पहले बनाते हैं। तो मेथड बनाने से पहले उसका एक रिटर्न टाइप होता है। ये फंक्शंस में हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन क्या होता है। तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर पास करते हैं काम करने के लिए। वो हमें कुछ डेटा रिटर्न करता भी है, नहीं भी कर सकता है। तो एक ऐसा मेथड जो हमें कुछ डेटा रिटर्न नहीं करे, तो उसका आगे वॉइड होता था, नो रिटर्न टाइप। तो वॉइड आउटपुट। चलो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या प्रिंट कर दिए? रोल में रोल। ठीक है। हम चाहे तो ये तीनों एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते थे, प्लस लगा के। प्लस फिर से न्यू लाइन नेम, फिर प्लस, फिर से न्यू लाइन मार्क्स। ठीक है। बट ये 3 लाइन में लिखा हुआ है। तो ये एक स्टूडेंट नाम का क्लास है। इसके अंदर में रोल नेम मार्क्स, ये 3 मेंबर डेटा, और ये एक मेंबर मेथड है। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है? मेन से। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, मेन मेथड। तो चलो मेन मेथड में हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्लास बना लिया है, अब हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट के st इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो ये तो कंस्ट्रक्टर होता है ना, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग। मतलब ये भी एक मेथड है, लेकिन ऐसा कोई मेथड जिसका नाम और क्लास का नाम सेम हो, उसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो जावा में जितना भी हम लोग क्लास बनाते हैं, तो वहां पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। इफ वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली और मैनुअली,
अगर हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो एवरी क्लास इन जावा हैज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. एंड व्हाट इज द सिंटैक्स और फॉर्मेट ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? तो दिस इज द सिंटैक्स. मतलब तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं क्या है ये. तो ये एक स्टूडेंट नाम का क्लास है. इस क्लास में हम लोगों ने अभी तक कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है. कंस्ट्रक्टर का मतलब हम लोगों ने इस क्लास के अंदर में ऐसा एक मेथड नहीं बनाया है जिस मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम हो. तो हम लोगों ने अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं बनाया है. इसका मतलब हम लोगों ने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है. विदाउट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है किसी क्लास का. ठीक है. तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड इन अ क्लास. इट्स नेम इज सेम एज इट्स क्लास नेम. ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है. स्पेशल टाइप का मेथड क्यों? क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम दोनों सेम होना चाहिए. इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है. जैसे कोई भी एक नॉर्मल मेथड बनाते हैं हम लोग, तो एक नॉर्मल मेथड का कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है ना. कि वॉइड का मतलब ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा. इंट का मतलब ये मेथड इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर सकता है. फ्लोट का मतलब ये मेथड फ्लोट टाइप का वैल्यू रिटर्न कर सकता है. रिटर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अगर रिटर्न करोगे तो फ्लोट करना होगा. अगर फ्लोट लिख दिए हो तो, किसी क्लास का नाम लिख दिए हो अगर, तो इसका मतलब कि ये मेथड उस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. ठीक है. तो हर मेथड का कोई ना कोई एक रिटर्न टाइप होता है. बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है. इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप. ठीक है. इट कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स. इसमें पैरामीटर आर्गुमेंट हो सकता है. जैसे एक नॉर्मल मेथड के अंदर में कुछ वैल्यू पास करते हैं ना हम लोग, वैसे ही इसके अंदर भी हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं. ठीक है. इफ वी डू नॉट create any constructor manually, then Java creates a default constructor in each class by default, and the syntax of the default constructor is below. Syntax क्या होता है? क्लास नेम, बस ये चीज. और यहां पे क्या होता है? डेटा मेंबर्स initialized with Java डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट. ये इसका सिंटैक्स है. कि अगर हम लोग खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा क्या करता है? वो खुद उस क्लास का, हर एक क्लास के अंदर में वो कंस्ट्रक्टर बना देता है. तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स कैसा होता है? तो ऐसा होता है. क्लास का नाम, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्लास बनाया है? स्टूडेंट. तो ये क्या करेगा? स्टूडेंट ऐसा कर देगा, है ना. क्लास का नाम ओपन क्लोज. यहाँ कोई पैरामीटर नहीं होता अंदर में. ठीक है. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में अगर हम खुद से बनाएंगे तो हम यहाँ पे पैरामीटर डाल सकते हैं. बट बाय डिफॉल्ट जो वो कंस्ट्रक्टर बनाता है जावा खुद से हर एक क्लास का, वो ऐसा सिंटैक्स होता है कि इसमें कोई पास नहीं किया गया है और उसके अंदर में डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज्ड विथ जावा डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट. ये तीनों ही डेटा मेंबर्स हैं. तो रोल यही है ना, दिस डॉट रोल इक्वल टू 0. क्योंकि इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0. स्ट्रिंग का क्या होता है? नल.
this dot name equal to null, this dot marks equal to 0.0f. ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है ना, फ्लोट का डिफॉल्ट वैल्यू 0.0f, स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू नल, इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0. तो if we do not create any constructor manually, then Java creates a default constructor in each class by default, and the syntax is this. So this is the constructor by default created by Java. If we do not create this particular constructor, Java will create it automatically for each class. जितना भी क्लास है, मान लो हमारे पास 2 क्लास है, स्टूडेंट है और टीचर है, तो स्टूडेंट के अंदर में स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, टीचर के अंदर में टीचर नाम का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा अपने आप, और उसका जितना भी मेंबर डेटा होता है वो सब सारा डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा. तो सिंस वी हैव नॉट क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर, जावा हैज ऑलरेडी क्रिएटेड इट. ओके, तो ये मेन मेथड है. हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट का st इक्वल टू न्यू स्टूडेंट. ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है ना. देखो हम लोगों ने बनाया नहीं है, बट ये कंस्ट्रक्टर है. कैसे, हमें पता है कि भले ही हम लोगों ने नहीं बनाया है, लेकिन जावा ने तो बना दिया होगा. ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक, ये है. इसके बाद कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास. एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है. विदाउट कंस्ट्रक्टर द नेम हैज अ मीनिंग. नाम में ही तो एक मीनिंग है ना, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट करना. इट कंस्ट्रक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास and it can also initialize the member data of that particular class for which it is supposed to create objects. जिस क्लास के लिए ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, उस क्लास का जो मेंबर डेटा था उसको वो इनिशियलाइज भी कर सकता है. अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको जावा का डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट से इनिशियलाइज कर देता है. तो जावा का डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है पहले. क्या होता था डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट, मतलब कि अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, मतलब मेंबर डेटा, और हम उसे इनिशियलाइज नहीं करते हैं, जैसे रोल इक्वल टू 5 6, अगर हम कुछ इनिशियलाइज नहीं करते हैं और उसको हम प्रिंट करा देते हैं जस्ट ऐसे, तो वो क्या प्रिंट करेगा, तो बाय डिफॉल्ट कुछ तो वैल्यू प्रिंट करेगा जो पहले से जावा लेता है. तो वही है डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट. तो इंटीजर के लिए बाय डिफॉल्ट ये 0 लेता है. आप अगर इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, वो कंस्ट्रक्टर खुद उसको इनिशियलाइज कर देता है. तो इंटीजर का 0 होता है, स्ट्रिंग का नल, फ्लोट का 0.0f, डबल का 0.0, बुलियन का फॉल्स, क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस का नल, कैरेक्टर का नल. तो हम लोगों ने st बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने न्यू, और कंस्ट्रक्टर का नाम देके न्यू स्टूडेंट. ये है कंस्ट्रक्टर, और न्यू कीवर्ड के थ्रू जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो यहां से ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है, नया ऑब्जेक्ट. और किस क्लास का, तो जिस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास का कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करना पड़ता है. तो ये कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड है. ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज भी हो सकता है, मतलब इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं. फिलहाल ये पैरामीटर पास नहीं हुआ, इसलिए नॉन पैरामीटराइज्ड या फिर जीरो पैरामीटराइज्ड, कोई पैरामीटर नहीं है इसमें. तो जावा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट करता है, इसका ये सिंटेक्स है, यहाँ पे तो कोई पैरामीटर नहीं होता है. अगर हम क्रिएट करेंगे तो आप पैरामीटर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, हमारा मन. बट जावा जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट खुद से क्रिएट करता है, तो उसमें कोई पैरामीटर नहीं होता है. तो हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा वी हैव टू यूज दिस न्यू कीवर्ड. न्यू is a reserved keyword used to create object of a class, and for which class we are supposed to create the object. So you have to
write the constructor name of that particular class for which you are supposed to create the object. So here we are supposed to create object of student class. That is why we have written student here. और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि हमको पता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा खुद बना देगा, तो हम क्यों उसके लिए अलग से एक कोड लिखें। तो अभी दिखाते हैं कि इसने क्या किया होगा, कंस्ट्रक्टर बना दिया होगा खुद से और सारा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दिया होगा डिफॉल्ट वैल्यू से। अब चलो प्रिंट कराते हैं। तो st डॉट, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट बना होगा, ये ऑब्जेक्ट को रेफर कौन कर रहा है, st, यही है रेफरेंस वेरिएबल स्टूडेंट क्लास का। मतलब कि अगर स्टूडेंट क्लास का ये रेफरेंस वेरिएबल है, कैसे हम लोग करते हैं कि इंट a, तो ये a इंटीजर टाइप का है, इसका मतलब a के अंदर में इंटीजर टाइप का हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लोट लिख दें, इसका मतलब कि a के अंदर हम फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बुलियन लिख दें, इसका मतलब इस a के अंदर हम बुलियन टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसके आगे जो डेटा टाइप लिखा हुआ है, इसके आगे जो भी लिखा हुआ है वो डेटा टाइप है। तो जो डेटा टाइप लिखा हुआ है इसमें हम उस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटीजर लिख देते हो तो इसके अंदर में इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। अगर आप यहाँ फ्लोट लिखते हो तो यहाँ फ्लोट टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। अगर डबल लिखते हो, बुलियन लिखते हो, तो उस टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। तो सिंस हम लोगों ने यहाँ पे st लिखा हुआ है, ये st किस टाइप का है, तो स्टूडेंट टाइप का है। इसका मतलब इस st के अंदर में स्टूडेंट टाइप का ही किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर होगा, क्योंकि ये तो क्लास है ना। क्लास का जब एक रेफरेंस हम लोग बनाते हैं तो वो पॉइंटर होता है, एक तरह से इंटरनली पॉइंटर की तरह वो काम करता है। मतलब वहां पे एड्रेस स्टोर होगा आपका। तो ये जो नया ऑब्जेक्ट बना, नया ऑब्जेक्ट कैसे बना, ऐसे जो नया ऑब्जेक्ट बना उसका एड्रेस कहां पे स्टोर हुआ, इसके अंदर। हमें जानना है उसका एड्रेस क्या है, किस एड्रेस पे स्टोर हुआ है। तो चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब क्या करो, ये जो एस टी है ना, डायरेक्ट एस टी को प्रिंट करा दो। देखो ये क्या प्रिंट करेगा, स्टूडेंट एट द रेट, ये वाला चीज, ये एड्रेस है हेक्साडेसिमल में। मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा ना, यहाँ जो भी रहेगा वो कैसा रहता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे रहता है। हेक्साडेसिमल में 0 से लेके F तक ABCD भी रहता है। ये देखो इसका एड्रेस है। तो ये क्या बता रहा है कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट को ये रेफर कर रहा है जो इस एड्रेस पे है, जो इस एड्रेस पे है। ठीक है, एक सेकेंड रुको। हेलो, सुनाई दे रहा है अभी? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कहाँ थे, यहाँ
तो ये एसटी करने से क्या बता रहा है कि ये जो रेफर कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट को, वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये बता रहा है एसटी। और वो मेमोरी में कौन सा एड्रेस पे जगह लिया है, ये एड्रेस पे। ठीक है, तो हमें एड्रेस भी पता चल गया, क्लास का नाम भी पता चल गया, डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होता है ना, उस रेफरेंस को डायरेक्टली प्रिंट कर देना है। अब है कि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो ऐसा प्रिंट कर रहा है। तुम चाहो तो इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, हम बताएंगे सारा चीज कैसे क्या करना है। ठीक है, बट फिलहाल वो टॉपिक नहीं है, फिलहाल है हमारा कंस्ट्रक्टर। ये ऑब्जेक्ट क्लास ही तो हमें अच्छे से समझना है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा इसमें डेटा स्ट्रक्चर जावा से, कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। पहले से भी बहुत सारे क्लासेस बना के रखे हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर के लिए, और अगर कभी हमारा यूजर डिफाइंड क्लास बनाना पड़ा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, खुद से अगर हमें डेटा टाइप बनाना पड़ा, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो ये सब सारा करना है। उसके बाद हम लोग फुल स्टैक में आगे बढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे डेवलप होता है। एपीआई पे बेसिकली हम लोग को काम करना होगा, लेकिन उसके लिए जावा आपको अच्छे से पता होना चाहिए सबको। कोर जावा ही सब कुछ है, एक तरह से एडवांस कुछ नहीं होता है। बचपन में हम लोग कैसे मैथ्स वगैरह पढ़ते थे, तो 1 क्लास का मैथ थोड़ा इजी है, उससे ज्यादा टफ हो जाएगा 2 क्लास का, उससे ज्यादा टफ 3 क्लास का, उससे भी ज्यादा टफ 8 क्लास का, उससे ज्यादा टफ 11 12 का, ये बढ़ते जाता है लेवल, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, पीएचडी में। बट यहाँ ठीक उल्टा है। अगर कोर जावा की बात करोगे ना, ये टफ है। अगर किसी को कोर जावा बहुत अच्छे से पता होगा, एडवांस जावा मजाक है, तुरंत सीख जाओगे। कोर जावा ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो चलो ठीक है। हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाना। इसको कभी मत बोलना कि ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना है, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, कि मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बना है उसको ये रेफर कर रहा है। मतलब इसके थ्रू जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना है, हम उसका प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, टोटल 4 प्रॉपर्टी। क्योंकि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है मेमोरी में, तो स्टूडेंट क्लास के अंदर में टोटल प्रॉपर्टीज कितना है, 4। रोल, नेम, मार्क्स, आउटपुट। मतलब 3 मेंबर डेटा है और 1 मेंबर मेथड है, ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज होगा उसके अंदर में। तो जो स्टूडेंट क्लास का जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में, उस ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी को, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हमें एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, इस एसटी के थ्रू। तो चलो एसटी के थ्रू हम आउटपुट को कॉल करते हैं डायरेक्टली, एसटी डॉट आउटपुट, है ना, ये मेथड को कॉल कर दिए। हम चाहे तो एसटी डॉट रोल यूज कर सकते हैं, एसटी डॉट नेम यूज कर सकते हैं, एसटी डॉट मार्क्स यूज कर सकते हैं हम लोग। इसको रन कराओ। क्या आया, रोल 0, नेम नल, मार्क्स 0.0। बोले थे ना कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये तो कंस्ट्रक्टर है, हमने तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है खुद से मैनुअली, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इसका जितना भी मेंबर डेटा है उसको जावा का डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट से इनिशियलाइज कर देता है। तो देखो इंटीजर 0 हो गया है। हम लोग रोल को प्रिंट करा रहे थे ना, आउटपुट को कॉल करोगे तो ये तो इसके अंदर में तीनों लाइन जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पहले रोल प्रिंट किया, नेम प्रिंट किया, मार्क्स प्रिंट किया। तो ये हुआ। अगर हम चाहें, हम खुद से वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग तो खैर वीएस कोड यूज कर रहे थे ना, चलो वीएस कोड ही यूज कर लेते हैं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें। ठीक है, तो ये तो हमारा ऐप डॉट जावा जिसके अंदर मेन है हमारा। ठीक है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर में क्या था, कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाए थे ना। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, इसको डिलीट कर दो। अगर हम ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, सिर्फ रोल नेम मार्क्स है और आउटपुट में ये सब चीजें हैं, तो यहाँ जाओ ऐप डॉट जावा में, तो यहाँ भी हम कुछ पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने रोल नेम और मार्क्स में इनपुट ले लिया है, था ना बफर के थ्रू। तो हम लोगों ने रोल में इनपुट ले लिया है इंटीजर परसेंट, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था ये चीज। नेम में हम लोगों ने इनपुट ले लिया स्ट्रिंग वैल्यू, मार्क्स में फ्लोट वैल्यू ले लिया पार्सिंग करके फ्लोट वैल्यू। अब क्या है, एस टी डॉट आउटपुट। आउटपुट करने से क्या प्रिंट करेगा, राइट क्लिक करके रन कराओ, डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। देखो, ये तो खैर हमसे पूछ रहा है एंटर रोल नेम मार्क्स, बट इसको हम लोग इनिशियलाइज नहीं किए हैं यूजर डिफाइंड से। रोल में 12, नेम में 40, मार्क्स में 12.3। ये क्या बोल रहा है, रोल 0, नल नेम है, मार्क्स 0.0 है। क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पूछा है रोल नेम मार्क्स, तो ये तो लोकल वेरिएबल है ना, रोल नेम मार्क्स। ये तो ये वाला रोल नेम मार्क्स नहीं है, ये तो मेन मेथड के अंदर में रोल नेम मार्क्स हम लोगों ने लोकल वेरिएबल बनाया, रोल नेम मार्क्स में इनपुट लिया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया।
तो जब हम स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए तो ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हम लोगों ने तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया यहाँ पे। तो ये क्या किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा जावा का डिफॉल्ट वैल्यू कॉन्सेप्ट से इनिशियलाइज कर देता है मेंबर्स को, तो इसलिए वो जीरो नल ये हो गया। आउटपुट किए तो ये प्रिंट कर रहा है, देखो हमने तो इसका रोल नेम मार्क्स में कोई वैल्यू सेट नहीं किया, चाहे तो कर भी सकते थे। कैसे, तब इसको यहां लिखो, स्टूडेंट के एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहां कर दो एस टी डॉट रोल, यहां कर दो एस टी डॉट नेम, यहां कर दो एस टी डॉट मार्क्स। अब प्रिंट कराओ। हम लोग क्या किए, स्टूडेंट के एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ये बाई डिफॉल्ट क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम पूछ रहे हैं रोल नेम मार्क्स, तो जब हम रोल दिए तो देखो एस टी डॉट रोल, इसका रोल में वैल्यू सेट कर दिया, एस टी डॉट रोल मतलब ये वाला रोल, एस टी डॉट नेम मतलब ये वाला नेम, एस टी डॉट मार्क्स मतलब ये वाला मार्क्स। देखो एस टी डॉट नेम, एस टी डॉट मार्क्स। अब एस टी डॉट आउटपुट को करो कॉल, ये वाला। अब हमने जो देंगे वो काम करेगा। देखो एंटर रोल नेम मार्क्स 12, नेम में क्वार्टी, मार्क्स में 67.8। देखो रोल 12, नेम क्वार्टी, मार्क्स 67.8। तो ये रहा रोल नेम मैक्स। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, हम चाहे तो खुद से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं डिफॉल्ट वाला। देखो क्लास का नाम, मेथड का नाम सेम, बस ऐसे ही करके छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। चलो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट के एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एस टी डॉट आउटपुट, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर बना दिए। तो हम लोग भी इनिशियलाइज नहीं किए हैं, तो अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट वैल्यू से ही इनिशियलाइज्ड है। आया, रोल 0, नेम नल, मार्क्स 0.0। अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर तो बना दिए नॉन पैरामीटराइज्ड, ये वाला कंस्ट्रक्टर, और यही वाला कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, तो अगर हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे इसको तो बाय डिफॉल्ट वो बना रहता है और वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है सबको। और अगर हम बना देते हैं और अंदर में हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो भी वो डिफॉल्ट वैल्यू से ही इनिशियलाइज होगा। ठीक है, बट हम चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर दो, दिस डॉट रोल इक्वल टू 5 कर दिए, दिस डॉट नेम इक्वल टू नो नेम कर दिए, दिस डॉट मार्क्स इक्वल टू 12.3 कर दिए, एफ मतलब फ्लोट। ठीक है, 12.3 एफ। अब यहां जाओ, हम लोगों ने क्या किया, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से बनाए हैं, जावा के ऊपर हम लोगों ने नहीं छोड़ा। अगर हम लोग जावा के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई तुम ही बना दो, वो वही बना देता है और वो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता है, मतलब 0 से इंटीजर को, नल स्ट्रिंग को, 0.0 मार्क्स को। जबकि हम लोगों ने अगर बना दिया है स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर, तो हम जो बोलेंगे वैसा होगा। देखो रन कराओ हम, क्या प्रिंट कर, रोल 5, नेम में नो नेम, मार्क्स में 12.3, यही दिए थे ना। हम चाहे तो हम भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये चीज नहीं लिखेंगे तो ये जावा खुद से लिख देता है। तो जब जावा खुद से लिख दे रहा है तो हम क्यों लिखे, देखो रन करो, वही प्रिंट होगा जो हम लोगों ने लिखा है। तो ये तो जावा खुद से भी कर सकता था, तो हम क्यों करें। ठीक है, तो ये है कॉन्स्ट्रक्टर हम लोगों का, कि कॉन्स्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब अगर कोई पूछे आपसे क्वेश्चन कि कॉन्स्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता है, पूछ ही सकता है कोई क्वेश्चन। तो देखो
कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है और एक नॉर्मल मेथड भी एक मेथड है, बट कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप का मेथड है। और कंस्ट्रक्टर जब आप चाहो तब कॉल नहीं होगा। एक नॉर्मल मेथड को हम जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर को हम जब चाहे तब कॉल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज कॉल होगा ही नहीं, तो वो रिटर्न कैसे करेगा? इसलिए इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कभी आपको अगर दिल्ली जाना पड़े, तो अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली से वापस रिटर्न आओगे। जो जाएगा ही नहीं, वो रिटर्न कहां से आएगा? तो जो फंक्शन या मेथड, जो मेथड कॉल ही नहीं होगा, तो फिर वो रिटर्न किसको करेगा? एक नॉर्मल मेथड का रिटर्न टाइप होता है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल मेथड को हम लोग कॉल कर पाते हैं। तो जब हम किसी को कॉल करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? वो हमें कुछ डेटा रिटर्न करे। तो अगर हम कॉल करेंगे तो डेटा रिटर्न कर सकता है, वो नहीं भी कर सकता है तो नहीं करेगा तो वॉइड, और करेगा तो जैसा होगा वैसा। लेकिन हमें पता है कि इस मेथड को हम कॉल कर ही नहीं सकते हैं। तो कॉल कर ही नहीं सकते, इसका मतलब कि वॉइड भी नहीं लिखना है, रिटर्न टाइप लिखना ही नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता है, तो a constructor is not called explicitly, it is called automatically when object of a class is created. एक कंस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, एक कंस्ट्रक्टर को हम लोग मैनुअली कॉल बाद में या कभी भी ऐसे कॉल नहीं कर सकते हैं। जिससे कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का और उसका जब रेफरेंस तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका रेफरेंस हुआ एस टी। तो आप एस टी के थ्रू इसका स्टूडेंट का सारा प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। एस टी डॉट रोल, एस टी डॉट नेम, एस टी डॉट मार्क्स, एस टी डॉट आउटपुट, बट एस टी डॉट स्टूडेंट ऐसा नहीं। कॉन्स्ट्रक्टर को आप कॉल नहीं कर सकते हो। तो जब कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्टर रिटर्न कैसे करेगा? सिंपल है इसका आंसर। ठीक है, बट ये कॉल होता है कब? ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार कॉल होता है कंस्ट्रक्टर, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। आप जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना बार कॉल होगा, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के लाइफ में कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बार कॉल होगा। हर कंस्ट्रक्टर, जैसे ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये सिर्फ एक ही बार कॉल होगा। कब? जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, स्टूडेंट के एस टी इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट बनाना। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। अब जब ऑब्जेक्ट बनता है न्यू के थ्रू, न्यू के थ्रू ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक बार जब ऑब्जेक्ट बन गया, उसके बाद से अब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से अब कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो सकता है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ लाइफ में एक ही बार कॉल होता है। तो ये पता चला कि इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, इसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। इट कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स, इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकता है। एंड वी कैन ओवरलोड constructors. It means we can have multiple constructors but with different signature. सेम सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, सेम सब कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा हम एग्जांपल दिखाते हैं, ये तो स्टूडेंट है ना, चलो एक और कंस्ट्रक्टर बनाओ, लेकिन सेम नहीं। ये भी नॉन पैरामीटराइज्ड था, ये भी नॉन पैरामीटराइज्ड, ऐसा नहीं। पैरामीटर डालना पड़ता है बस इसमें। क्या डालना पड़ेगा? इंट रोल कर दिए, अब देखो अब अलग हो गया ना, अब एरर नहीं दिखा रहा। मतलब कि सेम टू सेम एकदम नहीं बनेगा। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? एक ही नाम बहुत बार। हम ये स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बनाए, फिर से स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर, तो दो दो बार कंस्ट्रक्टर बन रहा है ना। दो दो बार क्यों, तीन तीन बार बनाओ, तीन तीन बार बनाओ। तो चलो दो बार बनाते हैं। एक तो ये हो गया नॉन पैरामीटराइज्ड, एक कर देते हैं पैरामीटराइज्ड, कि हम पैरामीटर पास करेंगे तब क्या होगा। दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
कि अगर हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कुछ भी पास नहीं किया यहाँ पे, तो यहां से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है? ये नॉन पैरामीटराइज्ड है। देखो ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। चलो एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये इसको करते हैं st1, st2 करते हैं एक स्टूडेंट का, st2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, st2 डॉट आउटपुट। अब न्यू स्टूडेंट में क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे चलो बफर वगैरह हटाओ, हम चाहे तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं खुद से रोल नंबर 1, नेम में QWERTY कीपैड, फिफ्टी 56.5। अब देखो यहाँ पे हम कुछ भी पास नहीं किए और यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो रोल 1 एक नेम में QWERTY कीपैड पास कर दिए और ये पास कर दिए, तो ये जो 1 पास किया कहाँ से घुस गया, यहाँ पे। जो QWERTY कीपैड पास किया है ये यहाँ पे घुस गया नेम में, और 56.5 पास किए हैं वो यहाँ पे घुस गया, और ये इसका वैल्यू को ये जो जो पास किए हैं उसके साथ हम लोग इनिशियलाइज कर दिए। तो यहाँ देखो 2 कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। यहाँ देखो 2 तरह से हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो st1 में क्या आउटपुट आएगा, ये 0 0 ऐसा कुछ, और st1 में वैसा आउटपुट आएगा। st2 में कैसा आउटपुट आएगा, जो हम लोग वैल्यू दिए हैं वो वाला। देखो रन करो, आया रोल 0 नेम नल मार्क्स 0.0, फिर रोल 1 नेम QWERTY कीपैड मार्क्स 56.5। तो ये है st1 का और ये है st2 का। तो st1 नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, इसके थ्रू, और st2 इसके थ्रू हो रहा है, ये पैरामीटराइज्ड वाला। तो इतना दूर तक क्लियर होगा सबका कि ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, ये पैरामीटराइज्ड है, और इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो गया तो उसको ओवरलोडिंग बोलेंगे हम लोग, और अगर एक से ज्यादा मेथड का नाम सेम हो गया तो उसको मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, मेथड ओवरलोडिंग, या फिर देखते हैं आज अगर टाइम मिलेगा तो आज ही समझ लेंगे। बट ये रहा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर एक ही क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप लोग बना दो तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, तो डिपेंड करता है पैरामीटर पे, ये कॉल करते टाइम। अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किए हैं तो ये वाला कॉल काम करेगा, 3 पैरामीटर पास किए हैं तो ये वाला काम करेगा। इतना दूर तक क्लियर है सबका, बोलो। यस सर। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक थोड़ा सा समझना, कि इसमें एक रूल है कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, चलो हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, तो बताए थे ना कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अपने आप बना देता है जावा। याद है थोड़ा देर पहले बोले थे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा खुद भी बना देता है अपने से, ये वाला चीज बोले थे हम ऐसा। हम्म यस सर। ठीक, रिस्पॉन्स किया करो जल्दी जल्दी फास्ट। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्टर मत बनाओ, तो जावा तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बनाता है ना, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या लिखे हैं कि इफ वी डू नॉट क्रिएट एनी कंस्ट्रक्टर मैनुअली देन जावा क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन ईच क्लास बाय डिफॉल्ट एंड द सिंटैक्स इज दिस। बट अगर आप एक भी कंस्ट्रक्टर बना दो, ये तो पता है ना कि ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जावा खुद बना देता है, तो चलो इसको डिलीट कर देते हैं, वो तो खुद बना देना चाहिए उसको। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिए तो फिर जावा खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर भी आपको बनाना पड़ेगा। अब अगर हम लोग एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो जावा खुद से अपने आप वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देगा, जो सिंटैक्स लिखे थे हम, नॉन पैरामीटराइज्ड। बट अगर हम लोग खुद से एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिए तो फिर जावा खुद से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा मतलब फिर ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर तो इसके अंदर में नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये तो कंस्ट्रक्टर जावा खुद बनाता था, बनाता था कब,
जब आप नहीं बनाते थे, लेकिन आपने कंस्ट्रक्टर जबकि बना दिया है, तो हर वैरायटी का कंस्ट्रक्टर आप ही को बनाना पड़ेगा। ये नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी आप ही को बनाना पड़ेगा, पैरामीटराइज्ड भी आप ही को बनाना पड़ा। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर मत बनाओ, कोई कंस्ट्रक्टर आप खुद से मत बनाओ। अब देखो ये एरर यहां नहीं आ रहा, अब यहां एरर आ रहा, क्योंकि ये तो जावा खुद से बना दिया है, लेकिन ये नहीं बनाया है जावा, क्योंकि जावा तो खुद से हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, पैरामीटराइज्ड तो नहीं बनाता है। और अगर आप खुद से कंस्ट्रक्टर बना दिए तो हर वैरायटी का कंस्ट्रक्टर आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये 3 पैरामीटर हम लोगों ने बना दिया, तब देखो यहां गलती दिखा है, ये सिंगल पैरामीटर वाला कहां है। अब आप बोलोगे वो तो जावा खुद से बनाता था, तो बनाता था कब, कंडीशन था। अगर आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो तो आप एक भी कंस्ट्रक्टर मत बनाओ, तब वो खुद से बना देगा। लेकिन कौन सा है, ये वाला। लेकिन आपने अगर बना दिया तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा, आपको ये भी बनाना पड़ेगा तब। अब सही है प्रोग्राम हमारा। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया। बोलो कंस्ट्रक्टर में किसी को कोई डाउट है? हाँ, नो सर। नो सर। ठीक है। चलो हम एक क्लास बनाते हैं यहाँ पे मैथ नाम का, न्यू फाइल माई मैथ डॉट जावा क्लास है, ठीक है, माई मैथ डॉट जावा। हम लोग यहाँ पे क्या किए कि इंट सम, इंट num1 कॉमा इंट num2, रिटर्न num1 प्लस num2, इंट सम ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास बनाया माई मैथ नाम का, हम लोगों ने माई मैथ नाम का एक क्लास बनाया। अब इसके अंदर में देखो दो मेथड है, इसका नाम भी सम है, इसका नाम भी सम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथड ओवरलोडिंग। जैसे यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अगर एक ही क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो गया, सेम नाम का है ना, तो इसको बोलते थे ओवरलोडिंग। उसी तरह से एक ही क्लास में अगर एक से ज्यादा मेथड का नाम सेम हो गया, तो बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। बट ओवरलोडिंग करते टाइम सिग्नेचर वगैरह सब कुछ सेम नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर है, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब 2 पास करोगे तो ये वाला कॉल होगा, जब सम में 3 पास करोगे वैल्यू तो ये वाला कॉल होगा। प्रॉब्लम ही फिनिश। 2 भी हो सकता है फिर से। अब बोलोगे यहां भी 2 वहां भी 2, तो नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम हो सकता है। अगर नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हम 2 पास करेंगे, चलो यहाँ पे एग्जांपल बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में कि माई मैथ का मैथ इक्वल टू माई मैथ का मैथ इक्वल टू न्यू माई मैथ। चलो ऑब्जेक्ट बन गया न्यू माई मैथ से, ठीक है। इस क्लास का माई मैथ क्लास का हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिए। तो इस पर कैसे कॉल कर रहे हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर दिए, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे कर दिए मैथ डॉट सम, यहाँ पे 5,6। ये क्या रिटर्न करेगा, हम तो माई मैथ क्लास का हम इस फंक्शन मेथड को यूज करना चाहते हैं, तो पहले हमें माई मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बना लिया माई मैथ का मैथ इक्वल टू न्यू माई मैथ। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं बनाए हैं, तो खुद से कंस्ट्रक्टर बन गया होगा, ठीक है। अब क्या है इसमें, तो ये सम नाम का 2 मेथड है। जब हम यहाँ पे सम को कॉल किए, ये मैथ के अंदर से सम को कॉल किए, तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा कि ये वाला कॉल होगा, ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स पे। तो हम यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं ना, 5 और 6, और दोनों क्या इंटीजर टाइप का है। ये देखो इंटीजर इंटीजर ये काम किया ना। अब वही 3 कर दो तो
5 6 7, तो जब 5 6 दो पास किए हैं तो ये 2 वाला कॉल हो रहा है। जब 3 पास किए हैं 5 6 7, तो ये 3 वाला कॉल हो रहा है। 4 पास करो, एरर आ जाएगा, कॉमा 8। एरर क्या आ रहा है, माउस लेके जाओ, क्या बोल रहा है, द मेथड सम int comma int comma int in the type my math is not applicable for the argument int comma int comma int comma int। ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, देखिए यहाँ पे है ना, क्योंकि ये 3 है मैक्सिमम और हम यहाँ पे 4 पास कर रहे हैं, तो जितना है उतना ही करना होगा। किसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, मतलब इसका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। ये जो कंफ्यूज हो रहा है जब सम मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वाले को कॉल कर रहा है क्योंकि 2 पैरामीटर है, यहाँ पे 3 वाले को कॉल कर रहा है 3 पैरामीटर है। तो या तो आपका नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होना चाहिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर मान लो नंबर ऑफ पैरामीटर सेम हो गया तो हम गलत प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये गलत है। अब कैसे गलत है, अब बोलोगे सब कुछ सेम कहाँ है, वहां इंटीजर था हम तो यहाँ फ्लोट लिख दिए हैं। तो एक चीज ये ध्यान रखना इसमें कि प्रॉब्लम कॉलिंग पे टाइम में आ रहा है, ये तो रिटर्न टाइप होता है। जब मेथड के अंदर घुस गए तब तो रिटर्न करेंगे, ये तो घुसने में प्रॉब्लम हो रहा है इसको। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या डिफरेंट रखे हो, फर्क पैरामीटर से पड़ता है कि यहां भी इंटीजर और इंटीजर, यहां भी इंटीजर और इंटीजर। अगर 2 इंटीजर वैल्यू पास करेंगे तो ये वाला कॉल होगा ना, ये वाला कॉल होगा, वो तो कंफ्यूज हो जा रहा है, वो तो क्लियर हो ही नहीं पा रहा। रिटर्न टाइप का कोई मतलब नहीं होता है यहां पे ओवरलोडिंग के टाइम में, क्योंकि रिटर्न टाइप से उसका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। कंफ्यूजन तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है कॉल करते टाइम। रिटर्न कब काम करता है, जब कॉल किए अंदर घुस गए तब तो हम वापस जाएंगे, ये तो अंदर ही नहीं घुस रहा, ये तो घुसते समय ही प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, चलो वहां भी 2 पैरामीटर था, यहाँ भी 2 पैरामीटर है, हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, लोड कर दिए। अब यहाँ पे अब सही है। अब बोलो कि हम जब 2 पैरामीटर पास करेंगे तो कौन वाला कॉल होगा, ये वाला नहीं ये वाला। तो अगर आप इंट और इंट पास कर रहे हो तो ये कॉल होगा, क्योंकि इंट इंट, इंट और फ्लोट पास कर रहे हो तो ये वाला कॉल होगा। अगर आप फ्लोट और इंट पास कर रहे हो तो ये वाला कॉल होगा। अगर आप फ्लोट और फ्लोट पास कर रहे हो तो ये वाला कॉल होगा। तो समझ में आ रहा है ना कि इसका कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा। ये तो है मेथड ओवरलोडिंग, लेकिन इसका कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा। अगर हम इंटीजर इंटीजर पास कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 5,6 इंटीजर इंटीजर है ना, यहां 5.6 6 5.6 एफ। ये देखो ये फ्लोट वैल्यू या इंटीजर इंटीजर वैल्यू, तो कौन सा कॉल होगा, ये फ्लोट इंट ये वाला कॉल होगा। अगर 5.6 एफ और यहाँ पे 6.5 एफ, ये देखो फ्लोट फ्लोट पास कर रहे हैं, 2 फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा फ्लोट फ्लोट। यहाँ पे 5,6.5 एफ, अब यहाँ पे कौन सा कॉल होगा, तो ये इंटीजर और फ्लोट, ये वाला कॉल होगा। तो ये समझ में आ रहा है मेथड ओवरलोडिंग किसको बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग भी खत्म, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी खत्म हम लोगों का। बोलो सबको समझ में आया ये चीज, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर होता क्या है, बोलो। Yes, sir. यस सर। और ये कंस्ट्रक्टर में क्या बोले हम, कि अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर बना दिए एक भी, तो जावा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, तब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हम ही लोग को बनाना पड़ेगा। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है, तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वापस हम लोग दोबारा पढ़ेंगे कब, इनहेरिटेंस में, कि जब इनहेरिटेंस होता है तो फिर से वहां पे कंस्ट्रक्टर का फंडा आएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, कौन सा पहले कॉल होगा, कौन सा बाद में कॉल होगा, पेरेंट का पहले कॉल होगा कि चाइल्ड का पहले कॉल होगा।
ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म। कंस्ट्रक्टर हम भी बताए हैं, और कभी भी क्या करना है कि सिर्फ एक सिंगल सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, और भी पढ़ो, विकिपीडिया पढ़ो, बहुत कुछ पढ़ो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा बहुत सारी जगह से। ये जो लिखे हैं ये तो ठीक ही है, बट और भी बहुत कुछ पढ़ो खुद से, ठीक है, अपने से पढ़ो। तो चलो ये बता दिए, कल मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ।